सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के सभी कार्टून टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की जो है ये डिमांड आ रही थी कि सर असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू की वीडियो तो आपने बता दी है, लेकिन हमको जो दिक्कत आती है वो कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस की जो है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जो है वीडियो को लेकर आइए कि उन क्वेश्चनों को हम बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो डिमांडेड वीडियो है कि भाई कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चनों को किस तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेरे सामने जो है आपकी सपोर्ट मटेरियल की जो बुक है, जो आपको जो है स्कूल वगैरह से भी प्रोवाइड होती है, ऑनलाइन भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं, आपको ये कह लीजिए गारंटीड है, श्योरिटी है, इससे आपका जो है क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। इसके अंदर जितने भी आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जो है चलिएगा। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र की जो है बात करने वाले हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, ये जो है आपका सबसे पहला चैप्टर है। अब यहाँ पे जो है आपको एक ये दे रखा है, कहता है निम्नलिखित चित्र को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जो है अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे एक इमेज बनी गई है। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे पूरा दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेड का जो है उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे ब्रेड है, ये ट्रैक्टर है, तो कहाँ से आ रहा है, पूरा यहाँ पूरा प्रोसेस बताया गया है ब्रेड के उत्पादन का। ठीक है, तो कहता है कि उपरोक्त उदाहरण जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान से जुड़ी एक समस्या को दर्शाता है, उसको जो है पहचानिए और उपयुक्त उदाहरण देकर उसको जो है समझाइए। तो बेटा, इस डायग्राम के अंदर जो बात करी गई है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय आय के अंदर जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, जो कि यहाँ पे इस इमेज के जो है इमेज के द्वारा जो है डिपिक्ट हो रही है, वो प्रॉब्लम हमें बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक समस्या होती है जिसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। जब हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं, कि डिफरेंस नहीं कर पाते कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती, और जब मैं मध्यवर्ती वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन के अंदर जो है ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास जो है दोहरी गणना की समस्या जो है क्रिएट होती है। तो इस इमेज के अंदर जो बात करी गई है वो जो है दोहरी गणना की समस्या की जो है बात की गई है। तो आपको दोहरी गणना की समस्या को पूरा बताना है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, प्रॉपर आप उसको जो है कहता है उदाहरण देकर बताइए। तो प्रॉपर आप उसको जो है एक उदाहरण देकर प्रॉपर आप उसको जो है समझा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, आंसर भी इसने यहाँ पे लिख दिया कि दोहरी गणना की समस्या जो है इसका आंसर है। उसके बाद कहता है अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्न चित्र को देखिए। यहाँ पे जो है आपको नॉमिनल जीडीपी का एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे आपको जो है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी का जो है आपको एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि उपरोक्त दिए गए चित्र का जो है विश्लेषण कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए। अब यहाँ पे तो कुछ डिपेक्ट तो हमें सीधा ही हो रहा है कि नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी की जो है बात चल रही है, उसका विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त उदाहरण लेकर इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण देकर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने वीडियो भी बना रखी है, पूरी टेबल की सहायता से आप इसको समझा सकते हो कि नॉमिनल कब बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है, जैसे यहाँ देखो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, एंड वास्तविक कब बढ़ती है और इन दोनों में से कौन सी जीडीपी बेहतर होती है, प्रॉपर आप इसको जो है बता सकते हो। तो ये हो गया आपका
नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का क्वेश्चन इसमें सीधा डिपिक्ट हो रहा है कि यहाँ तो नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है। कोई आपको आइडेंटिफिकेशन जो है इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, बट आपको इसको देखना है और इसको जो है एक्सप्लेन करना है इन दोनों जीडीपीओ के बारे में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्न चित्र को देखें और कल्याण के संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमा की पहचान कीजिए। नीचे अभी जो है आपको एक चित्र, एक टेबल आपको जो है दिखाई जाएगी और हमें उसमें बताना है वहाँ पे जीडीपी की किस सीमा के ऊपर जो है किस लिमिटेशन की जो है बात की गई है। 4 लिमिटेशन होती है जीडीपी की। पहला होता है आपका जीडीपी का वितरण, दूसरा होता है जीडीपी की रचना, ठीक है, तीसरा होता है गैर मौद्रिक लेन देन और चौथा जो होता है आपका वो होता है आपका बाह्यताएं। तो आपको जो नीचे पिक्चर, जो नीचे टेबल दिखाई गई है, हमें बताना है कि वो कौन सी सीमा है, उसकी पहचान कीजिए और उसको संक्षेप में जो है हमें बताइए, समझाइए। तो देखिए क्या है, ये यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखी है। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे लिखा है गृहिणी का वेतन। मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर यह अनुभव करती है कि माँ जो है विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। वो सबसे ज़्यादा काम करती है, किंतु उनके घरेलू कार्य को कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता, ना ही इसके लिए कोई भुगतान किया जाता है। देखो माँ जो है बच्चों की देखभाल करना, घर का खाना पीना, और यहाँ ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको बताना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि यहाँ जीडीपी की किस लिमिटेशन की जो है बात की गई है। तो बेटा यहाँ पे जो बात की गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है भाई बच्चों की देखभाल माँ इतने घंटे करती है, उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, खाना बनाती है 4-5 लोगों का, उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, घर की देखभाल के इतने पैसे मिलने चाहिए, ये उसका एक अजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पे किस उसकी बात की गई है, तो यहाँ पे जो है बेटा गैर मौद्रिक लेन देन की जो है उनकी मार्केट वैल्यू, जो मम्मियाँ जो घर में काम करती है उनकी मार्केट वैल्यू जो है क्या है, उनका मौद्रिक मूल्य क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये ने कर रखा है सबका, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गृहिणियाँ जो घरेलू कार्य करती है, जो अपनी सेवा देती है, उसको हम जीडीपी की गणना में जो है शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसी की बात की गई। यहाँ पे आपको गैर मौद्रिक लेन देन को समझाना है कि भाई इस वजह से हम जो है इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम इसको जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, कहता है कल्याण के संकेतक के रूप में घरेलू उत्पाद की सीमा की पहचान कीजिए। जीडीपी की यहाँ पे एक लिमिटेशन के ऊपर बात की गई है। इस चित्र को देखिए और पहचानी गई सीमा को संक्षेप में जो है समझाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर जो है थोड़ी पिक्चर भी ब्लर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिक्चर के अंदर कौन सी बात की गई। यहाँ पे जो है जीडीपी का वितरण है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर जीडीपी बढ़ती रहेगी, ठीक है, अमीर जो है और अमीर होता रहेगा, गरीब और अमीर होता रहेगा। भारत के अंदर अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। यहाँ जीडीपी के वितरण की जो है बात की गई है, जितना मुझे इस पिक्चर को देख के जो है समझ में आ रहा है। थोड़ा ब्लर है, यहाँ अमीर गरीब कुछ ऐसा लिखा हुआ तो है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीडीपी के वितरण की बात की गई। तो अगर ये पिक्चर आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीडीपी का वितरण ही लिखना है, ये जीडीपी का वितरण ही है। ठीक है, और ऐसा ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस इमेज वाले समझ में आ रहे होंगे कि किस टाइप से इनको जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, अच्छा, और आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग वाले में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कहता है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए विनिमय तंत्र के प्रकार को पहचानिए और उसकी सीमाएं बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेडी जो है इसको फिश दे रही है और ये लेडी फिश के बदले में इसको ये दे रही है। तो यहाँ देखिए पूरा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे। तो ये विनिमय का कौन सा माध्यम है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की जो है यहाँ पे बात की गई है। और वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बतानी है कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसकी वजह से हमें उसको बंद करके, जैसे कि दोहरे संयोग का अभाव बताओगे आप इसके अंदर, ठीक है, और संग्रहण की दिक्कत होती थी, विभाजन की दिक्कत होती थी, कई सारी की भविष्य में भुगतान में कठिनाई, कई सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से हमने इसको बंद करके मुद्रा को जो है अडॉप्ट किया था। तो इसके अंदर किसका देखो संकेत भी दे रखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो है यहाँ पे बेटा बात की गई है। ठीक है,
अच्छा, अब कहते हैं निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है अस्थिर अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है अनइक्वल है। फिर यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय बैंक, यहाँ लिखा हुआ है मौद्रिक नीति का इंजेक्शन, केंद्रीय बैंक जो है वो मौद्रिक नीति पे पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। और लिखा हुआ है आर्थिक वृद्धि और विकास, मतलब कि इस डायग्राम के अंदर बेटा बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड और सप्लाई जो है जब सही नहीं होती है, अस्थिर अर्थव्यवस्था होती है, तो केंद्रीय बैंक जो है मौद्रिक नीति के कुछ उपकरणों का यूज़ करता है और देश का डिमांड सप्लाई को सही करके देश में आर्थिक वृद्धि और विकास करता है। ये इस डायग्राम के अंदर बेसिकली बात की गई है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है देखिए, कहता है किन्हीं 3 उपकरणों का उल्लेख कीजिए जिसके माध्यम से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। आंसर में इसने क्या लिखा है, कोई 3 मौद्रिक नीति उपकरण। तो आप बेटा इसके अंदर CRR लिख सकते हो, SLR लिख सकते हो, रेपो रेट लिख सकते हो, सीमांत आवश्यकता लिख सकते हो, कोई भी मौद्रिक 3 उपकरण आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। अगला बात करते हैं बेटा आय तथा रोजगार वाले निर्धारण वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो आय, ये क्वेश्चन जो है बेटा एग्जाम में बोर्ड में ही आया हुआ है, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, आपको रेपो रेट दे रखी है सन 2000 से लेके 2022 तक की जो है रेपो रेट दे रखी है। पिक्चर जो है थोड़ी ब्लर है, एग्जाम में आपको बिल्कुल करेक्ट दिखेगी। यहाँ रेपो रेट दे रखी है, पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब जो है ये रेपो रेट घटती चली जा रही है जैसे जैसे टाइम वो हो रहा है। 2005 से लेके 2022 तक का यहाँ पे आपको जो है डेटा दे रखा है। तो कहता है चित्र का जो है अध्ययन कीजिए, चित्र का जो है अध्ययन कीजिए और निम्नलिखितों के उत्तर दीजिए। किस किस का उत्तर देना है, सबसे पहले कहता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच अंतर बता दीजिए सबसे पहले तो क्या होता है। तो दोनों का बेटा यहाँ पे अर्थ लिख दोगे। ठीक है, कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। ठीक है, अब कहता है आरेख का विश्लेषण करें, इस चित्र का विश्लेषण करें और 2005 से 2022 तक का ये बेटा डेटा दे रखा था आपको। रेपो दर में बदलाव के कारणों का उल्लेख कीजिए कि पहले रेपो दर जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी 15% कुछ, और अब घटकर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो उसके क्या रीज़न है ये हमको बताना है कि पहले तो रेपो रेट इतनी होती थी अब इतनी कम कैसे हो गई है। तो देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बेटा कि 20 वर्ष की अवधि में रेपो दर को 15% से ऊपर से घटाकर लगभग 6% जो है वो कर दिया गया है, जो विकास और रोजगार को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को अविस्फीति की स्थिति से बाहर निकालने के प्रयास को जो है दर्शाता है। तो रेपो रेट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जिस रेट पे जो है RBI जो है कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी अब कम हो गई है। ठीक है, तो भाई कम हो गई है तो कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा जो है लोन, ज़्यादा जो है पैसे आएंगे। जब कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा लोन देगा तो लोगों के पास जो है पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग जो है डिमांड करेंगे, अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये जो है बेटा आपको इसके अंदर लिखना है और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से आप जो है करके जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है फिर से एक और डायग्राम दे रखा है, ये यहाँ पे पूरा एक डायग्राम बता रखा है बेटा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर के हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से जो है करके जाइएगा। ठीक है, कहता है उपयुक्त आरेख से निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दे दीजिए, ये भी आया हुआ है। ठीक है, कहता है बिंदु बी पर APC और APS का मान क्या होगा। बिंदु बी पे, ये बिंदु बी है तो पहले तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। तो बेटा बिंदु बी पे जो है, बिंदु बी जो है कौन सा बिंदु होता है, देखो यहाँ पे ये जो है इसको समविच्छेद बिंदु कहते हैं, जहाँ पे जो है बेटा बचत 0 होती है। ठीक है, और y और c आपस में क्या होते हैं, y और c आपस में बराबर होते हैं और बचत जो है वो 0 होती है। तो ऐसी स्थिति में बेटा APC का मान जो है वो 1 होता है क्योंकि y और c दोनों बराबर होते हैं। कल ही जो मैंने पेपर कराया उसमें भी ये क्वेश्चन था। और APS का जो मान होता है वो 0 होता है क्योंकि बचत यहाँ पर जो है वो 0 होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब कहता है
उपभोग और बचत वक्र हमेशा एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि ये वाला आपका जो है बचत वक्र है और ये वाला जो है आपका उपभोग वक्र है, दोनों क्या हैं आपस में पैरेलल हैं। और यही क्वेश्चन कल जो हमने करा था, अगर आपको याद हो, कल मैं आपको करा रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो कहता है क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का जो है अपने उत्तर का जो है कारण दीजिए। तो ये जो है बेटा हमेशा जो है पैरेलल ही, ये जो है ऐसे ही पैरेलल ही रहते हैं, ठीक है। तब तक पैरेलल रहेंगे, हमेशा ही पैरेलल रहते हैं। अगर एमपीसी अगर जीरो नहीं हो जाता तब तक, तब तो वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। लेकिन हमारा इस चैप्टर के अंदर ये पैरेलल ही रहेगा, ठीक है, हमेशा ये पैरेलल रहेगा। तो ये जो है बिल्कुल सही बात यहाँ पे जो है की गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये इससे ही सपोर्ट मटेरियल से ही बोर्ड में उठाए जाते हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या आपको जो है लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो है सीआरआर के बारे में जो है मेरे भाई बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है नगद आरक्षित अनुपात। आपको क्या होता है पता होना चाहिए। बैंकों के पास जितनी भी प्राथमिक जमा आती है, बैंक उसका जो है कुछ अनुपात आरबीआई को देता है और बाकी शेष राशि जो है वो लोन में दे देता है। जैसे 1000 रुपये यहाँ पे जमा करे, 40 रुपये जो है आरबीआई को दे दिए, 960 रुपये शेष बचा, वो जो है आपका एज अ लोन में जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो कहता है कि नगद आरक्षित अनुपात जो है, इसको परिभाषित कीजिए। सबसे पहले तो ये क्या होता है, ठीक है, ये इसी इमेज का क्वेश्चन है। पहले तो हमको ये बताना है कि ये क्या होता है। आप डिफाइन कर देंगे कि जी कानूनी रूप से सभी वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई को जो है जमा कराना होता है। और न्यून मांग और अधिमांग की स्थिति को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि भाई जब अधिमांग होती है, जब मांग अधिक होती है, तो सीआरआर को जो है बढ़ा दिया जाता है। और जब सीआरआर बढ़ती है तो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और न्यून मांग की स्थिति में सीआरआर को घटा दिया जाता है। तो घटाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा प्रोसेस उसको समझा देंगे। बढ़ाने से क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसको समझा देंगे। तब जाके जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट जो है हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सीधा सीधा जो है डिपिक्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पे किसके बारे में जो है बात की गई है। कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन हमको खास नहीं करनी है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। गवर्नमेंट बजट की बेटा बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट बजट से यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट बजट के ऊपर। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें लिखा हुआ है बेटा कर में वृद्धि, टैक्स में वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से कर संग्रह में जो है शुद्ध वृद्धि, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाने की वजह से इस सेशन में हमारे पास टैक्स बढ़ा दिया तो सिंपल सी बात है ज़्यादा टैक्स आएगा। टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे निगम कर दे रखा है, इतना निगम कर आया, इतना इनकम टैक्स आया, अग्रिम कर संग्रह एडवांस इतना आया। ये यहाँ पे मतलब दो निगम कर आयकर यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। और बाकी टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात की गई है क्योंकि सरकार ने करों में वृद्धि कर दी है। तो कहता है विभिन्न प्रकार के कर क्या हैं। यहाँ पे किस कर की जो है बात की गई है। तो बेटा यहाँ पे जो है निगम कर दिख रहा है मेरे को और आयकर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष कर की जो है बात की गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष कर को समझाना है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की जो है बात की गई है, ठीक है। ये तो विभिन्न प्रकार के कर उन्होंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे सिर्फ प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। विभिन्न इसलिए लिख दिया ताकि आपके बच्चों को गुमराह किया जाए कि यहाँ पे बच्चे और सभी लिखे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब तरीके के कर लिख दें यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो इस इमेज के अंदर सिर्फ प्रत्यक्ष कर की बात की गई है तो वही लिखेंगे। अब कहता है उपरोक्त दिए गए चित्र के आधार पर अर्थव्यवस्था पर बढ़े हुए कर संग्रह के प्रभाव पे चर्चा कीजिए। तो अगर सरकार के पास टैक्स कलेक्शन जो है अगर ज़्यादा हो रही है, टैक्स कलेक्शन जो है अगर सरकार के पास ज़्यादा हो रही है, सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां जो हैं अगर ज़्यादा हो रही है, तो उससे जो है क्या क्या फ़ायदा होता है, राजस्व प्राप्तियों को सरकार कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है, वो आप जो है सारा का सारा इसके अंदर जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर राजस्व प्राप्तियों से हो रही हैं तो सरकार जो है राजस्व व्यय ज़्यादा करेगी, और राजस्व व्यय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होगा, तो उससे हमारे को ही फ़ायदा होता है। वो आप चीज़ें यहाँ पे जो है सारी की सारी लिख सकते हो। सरकार को प्राप्तियों में वृद्धि हुई है, सरकार को ऋण वगैरह लेने की ज़रूरत जो है कम पड़ सकती है, सब कुछ आप इसके अंदर जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे राजस्व घाटा वगैरह जो है वो कम होगा। ये सब आप इसके अंदर जो है लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है
निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बजट एक दृष्टि से राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, बजट का जो है परफॉर्मा यहाँ पे आपको जो है दे रखा है। ठीक है जी। अब कहता है 2022-23 के लिए वास्तविक राजस्व अधिशेष घाटे की गणना करें और वर्ष 23-24 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष घाटे की गणना करें और दोनों की जो है वो तुलना करें। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है और लिखा हुआ है सरकारी बजट में उच्च राजस्व। देखो बी वाले का तो मैं आंसर ऐसे ही बता देता हूँ। बी में का सरकारी बजट में उच्च राजस्व घाटे के निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पे राजस्व घाटे के निहितार्थ लिखने बेटा तीनों के तीनों घाटे जो होते हैं, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, तीनों घाटे के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इम्प्लीकेशन एग्जाम के अंदर जो है आती ही आती है, तो इम्प्लीकेशंस जो है वो तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अब ये जो इस पहले वाले के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है बेटा ये पिक्चर जो है ब्लर है, ये पिक्चर जो है ब्लर है, नहीं तो यहाँ पे वास्तविक और अनुमानित यहाँ पे बात की गई है कि वास्तविक कितना है। ठीक है। वास्तविक मतलब एक्चुअल में अभी इतना है 22-23 में। ठीक है। और 23-24 का मतलब आने वाले साल में अनुमानित हमारे मतलब एक्सपेक्टेड इतना होगा। तो ये फिगर जो है यहाँ पे डिजिट जो है वो दिख नहीं रही है, आपको कंपेयर करना है कि ज़्यादा है या कम है और बस उन्हीं को जो है तुलना कर देनी है कि अभी 2022-23 में वास्तविक कितना था और अब जो है अनुमानित उसमें हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है, पूंजीगत की कम एक्सपेक्टेशन है। इसी तरीके से आपको जो है इस फिगर को एक्सप्लेन करना है, बस बजट जो है उसका एक्सप्लेन करना है। यहाँ अनुमानित एक्सपेक्टेड सब लिखा हुआ है, 22-23, 23-24 यहाँ सब लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये डिजिट भी लिखी हुई है, लेकिन ये डिजिट जो है ब्लर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। आपको बस ये लिखना है 2022-23 में राजस्व व्यय इतना था, अब इतना है, प्राप्तियाँ इतनी थी, अब इतनी है, व्यय इतना था, अब इतना है। बस आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये जो डिजिट इसके अंदर दे रखी है वो आनी चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसके बी में पूछा गया था इसके निहितार्थ राजस्व घाटे के। तो राजस्व घाटे के निहितार्थ जो है बेटा तीनों कह रहा हूँ, तीनों अच्छे से कर लीजिएगा, इम्प्लीकेशन एग्जाम के अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे भुगतान शेष के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, भुगतान शेष। और ये क्वेश्चन जो है हमने जब पेपर करा था बेटा ये उसमें भी था, अगर आपको याद हो। मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा क्वेश्चन फंसते हैं इसके अंदर से। तो कहता है दिए गए रेखा चित्र के आधार पर व्यापार घाटे का विश्लेषण कीजिए। अभी मैंने आपको जो प्रैक्टिस पेपर कराया था कि उसमें सेम क्वेश्चन था बेटा ये। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपको निर्यात दे रखा है, ये आपको आयात दे रखा है। तो क्या कहता है, क्या करना है, व्यापार घाटा निकालना है। व्यापार घाटा कितना है, तो व्यापार आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। निर्यात में से आयात को माइनस करना है बेटा। जैसे 4488 में से 4795 को कर देंगे, इसमें से इसको कर देंगे, इसमें से इसको कर देंगे। फिर मैंने बताया था घाटा जो है बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ 3 का है, फिर यहाँ 6 का है, फिर यहाँ और गैप बढ़ता जा रहा है, 3, 6, 15 ऐसे बढ़ता जा रहा था। ठीक है। माइनस करके दिखाना है आपको, और उसके बाद इसको पूरा एनालाइज करना है कि घाटा जो है 2020 में इतना था, 2021 में इतना हो गया, 2022 में इतना हो गया। इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती ही जा रही है। ये सब इसके अंदर आपको जो है लिखना है। विश्लेषण जब भी करेंगे तो भाई ये डेटा जो है आपका इसके अंदर आना चाहिए, तभी आपको जो है नंबर मिलेंगे। प्रॉपर आपको इसको माइनस करके पूरा डिजिट में इसको आपको बताना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाता शेष जो है वो क्या होगा। चालू खाता, तो चालू खाते के अंदर बेटा है वस्तु का आयात, वस्तु का निर्यात, ये जो है सेवाएं दे रखी हैं, सेवाओं का, और विदेशों से शुद्ध प्रेषण ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो है बेटा आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको निर्यात में से आयात को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए 100 में से 40 को डिडक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 60 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दिए गए रेखाचित्र एक अर्थव्यवस्था के भुगतान शेष के किसी निहितार्थ को प्रदर्शित करता है। भुगतान शेष के किसी निहितार्थ को प्रदर्शित करता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे जो है बेटा ये यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, मैं आपको और जूम करके जो है दिखाता हूँ। ये पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, और यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो लिखा हुआ है, इस पिक्चर के अंदर जो लिखा हुआ है
वो बेटा क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है चालू खाते का, वो लिखा हुआ है चालू खाते का घाटा, ये यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ठीक है, चालू खाते का घाटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहता है कि दिया गया चित्र एक अर्थव्यवस्था के भुगतान शेष के किसी निहितार्थ को प्रदर्शित करता है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपको जो है चालू खाते के घाटा जो है पूरा उसको एक्सप्लेन करना है कि चालू खाता क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, चालू खाते में घाटा कब आता है, और अगर चालू खाते के अंदर घाटा आता है तो निहितार्थ का मतलब होता है बेटा उसकी इम्प्लीकेशन, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, वो हमको जो है अर्थव्यवस्था पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आपको जो है बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर चालू खाते के अंदर घाटा होगा मतलब हम वस्तुएं सेवाएं एंड एक पक्षीय हस्तांतरण का जो आयात है वो ज़्यादा हो रहा है और निर्यात जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से चालू खाते के अंदर जो है घाटा हो रहा है, ठीक है। फिर हमें जो है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको जो है इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका भुगतान शेष का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जी, विदेशी विनिमय वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे कहता है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बारी आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में, इसको अच्छे से करके जाइएगा। कहता है नीचे दिए गए रेखा चित्र में डॉलर के संदर्भ में भारतीय रुपए की किस स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब एक डॉलर जो है पहले जो 72 रुपये का था वो एक डॉलर जो है अब 70 रुपये का हो गया। मतलब जिस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे बेटा 72 रुपये देने थे, अब उसी के लिए मेरे को जो है 70 रुपये देने हैं। तो इसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, अधिमूल्यन हो गया बेटा इंडियन करेंसी की, हमारी हमारी घरेलू मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ डेप्रिसिएशन की। 70 से 72 हो गया, मतलब जो डॉलर 70 का था अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए 72 रुपये देने पड़ेंगे बेटा। तो अगर उसको खरीदने के लिए 72 रुपये देने पड़ेंगे तो इससे हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू जो है वो घट गई, ठीक है। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए कहता है नीचे दिए गए रेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित कथन के विषय में सत्य असत्य का निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे दिया है बेटा डिमांड जो है, यहाँ लिखा है विदेशी विनिमय दर। जब विदेशी विनिमय दर बढ़ रही है तो विदेशी विनिमय की जो मांग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है बताया गया है। तो कहता है जब विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ता है तो इसकी मांग जो है घटती है, ठीक है। और कथन, ठीक है। तो ये जो है बेटा यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, सत्य है ये कथन, ठीक है। जैसा प्राइस का और डिमांड का रिलेशन होता है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही विदेशी विनिमय दर और मांग का होता है। और जैसे कीमत और पूर्ति का होता है, बिल्कुल इसी तरीके से विदेशी विनिमय दर और पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का भी होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। उल्टा रिलेशन क्यों होता है, सीधा रिलेशन क्यों होता है, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में जो है बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से जो है करके जाइएगा। इसके क्या रीज़न है, क्यों जो है भाई सीधा रिलेशन होता है पूर्ति के साथ, मांग के साथ उल्टा रिलेशन क्यों होता है, ये सब आपको जो है पता होने जो है चाहिए, ठीक है जी। ये हो गए आपके विदेशी विनिमय वाले चैप्टर के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के क्वेश्चनों के रिगार्डिंग किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र के आधार पर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का जो है विश्लेषण कीजिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है बेटा यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताना है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए कि जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, वो तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखो इसने लिखा हुआ है पिछड़ी हुई और अस्थिर अर्थव्यवस्था, सब देख जो भी गतिहीन अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये सारे वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप लिख सकते हो। आ सकता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई तस्वीर को देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बेटा ये आया हुआ है। इसको बहुत ही अच्छे से आप जो है
इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप जो है करके जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे जो है एक नोट ही नोट निकल रहे हैं भाई साहब, पैसा ही पैसा जो है वो निकल रहा है। तो कहता है इस तस्वीर को देखिए और यहाँ पे क्या कहता है देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विदेशी व्यापार के संदर्भ में उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित अवधारणा की पहचान कीजिए और उसकी जो है व्याख्या कीजिए। तो बेटा ये यहाँ पे बताना है क्या, किस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे बेटा बात की गई है भारतीय संपत्ति का जो निष्कासन अंग्रेजों ने जो किया था, धन की निकासी, है ना, वो यहाँ पे धन पैसा निकल रहा है ना, देखो धन की निकासी यहाँ पे बात की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि अंग्रेजों ने भारतीय संपत्ति का निष्कासन किस तरीके से किया, धन की निकासी किस तरीके से हुई। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको जो है देखो यहाँ नीचे बता भी रखा होगा, यहाँ पे धन की संकेत, उत्तर में क्या दे रखा है, धन की निकासी, इसके ऊपर जो है यहाँ पे बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है नीचे दिए गए एक चित्र का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे दिख रहे हैं जी, गांधी जी दिख रहे हैं, वो भाई साहब हाथों से बनी कुछ वस्तुएं वगैरह बना रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ चरखा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है उपरोक्त चित्र के आधार पर अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत के औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की जो है आपको फीचर्स बताने हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले हम जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में जो है फेमस हुआ करते थे, हाथ से बनी वस्तुओं के मामले में जो है फेमस हुआ करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की फीचर्स यहाँ पे आपको जो है बेटा बताने हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में पूछता है अंग्रेज़ों ने व्यवस्थित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का विउद्योगीकरण जो है क्यों किया था। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियों को लगाना, ठीक है। और एक वर्ड होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं उसको हटा देना। तो क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत को कच्चे माल का जो है निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दे। ये उनके, ऐसा भी आता है ये उनके दो दोहरा ध्येय क्या थे, दो उद्देश्य बताइए। तो यही उनके दो उद्देश्य थे, भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक जो है बना देना। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है ऐसा किया था। बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा अगले यूनिट की हम बात करते हैं। अगला यूनिट आपका कहता है यहाँ पे देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ये लिख देंगे। निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे जो है ये आपको प्लानिंग कमीशन दे रखा है, नीति आयोग दे रखा है, और यहाँ पे जो है भाई साहब बैठे हैं मज़े से। मैं यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हूँ, मैं लगभग 30 वर्ष से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो क्या क्या क्वेश्चनों के आंसर देने। योजना आयोग हमने अभी पीछे भी करा था, बता दीजिएगा प्रमुख उद्देश्य क्या थे, लिख दीजिएगा आप। योजना आयोग का उत्तराधिकार संगठन कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तो 1950 हो जाएगा आपका। योजना आयोग, योजना आयोग की बात कर रहा है ये, नीति आयोग की बात नहीं करना, ठीक है। योजना आयोग और उसके उत्तराधिकारी संगठन के बीच मुख्य अंतर जो है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप जो है, ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप, क्वेश्चन तो नीति आयोग, योजना आयोग, इसके तो हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको, और चीटिंग नहीं करनी है, कहीं नेट पे चले जाओ कि नेट अभी देख के जो है अभी बताता हूँ। अगर आपको पता है तो ही आपको बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। अब कहता है उपयुक्त चित्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा 1950 से लेकर 1990 तक अपनाई गई आर्थिक नीतियों का जो है समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कौन सी, जो भी हमने पॉलिसीज़ को जो अडॉप्ट किया है, जो भी हमने पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया 1950 से लेकर 1990 तक, उनका क्या करना है बेटा, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि कहाँ तक वो जो है आलोचनात्मक नहीं लिखा हुआ, कहाँ तक वो जो है सफल रही हैं, कहाँ तक जो है विफल रही हैं, ये हमको जो है बताना है। मतलब बेसिकली हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं बेटा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट 1950 से लेकर 1990 तक की अवधि में जो भी हमने पंचवर्षीय योजनाएं जो भी हमने अडॉप्ट वगैरह करी थी, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इन दोनों का आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इन दोनों का आंसर जो है वो क्या है। इसमें आपको सन बताना है, कौन सा संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तराधारी संगठन की, और उसके बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये तो केस स्टडी वाला, ये देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एलपीजी वाला क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे जो है बेटा उदारीकरण के बारे में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, व्यक्तियों पर से प्रतिबंध की समाप्ति, मुक्त व्यापार, उदारीकरण, डब्ल्यूटीओ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मुक्त व्यापार वगैरह उसी को कहते हैं। तो कहता है उपरोक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1991 में उदारीकरण की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम जो है उठाए गए थे। बेटा उदारीकरण के अंतर्गत हमने कौन कौन से सुधार किए हैं वो जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं कि क्या क्या कदम सरकार ने उठाए थे। आर्थिक क्षेत्र में हमने क्या क्या किया था, राजकोषीय सुधार क्या क्या किए थे, विदेशी सुधार क्या क्या किए थे, ये आपको बताना है। उदारीकरण निजीकरण से किस प्रकार भिन्न है, तो दोनों में अंतर लिख देंगे। उदारीकरण का क्या मतलब होता है और निजीकरण का जो है क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा जी। आ, उसके बाद ये एक देख लीजिए, एक तालिका सी बनी हुई है भारतीय आर्थिक सुधारों के 20 वर्ष 1990 से 2010 में जीडीपी वगैरह दे रखी है, निर्यात आयात बचत शहरीकरण ये सब दे रखा है। तो कहता है उपरोक्त आंकड़ों में किन आर्थिक सुधारों का उल्लेख जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये हमको जो है बताना है कौन कौन से आर्थिक सुधारों की यहाँ पे जो है बेटा बात की गई है। जैसे यहाँ पे जीडीपी दे रखी है 2010 की कीमतों पे, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, जीडीपी वैश्विक हमारी रैंक पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, एंड निर्यातों का जो है प्रतिशत बढ़ गया है, बचत का बढ़ गया है। और यहाँ पे जो है बेटा आप उदारीकरण आर्थिक सुधार, यहाँ पे उदारीकरण की जो है बेटा बात की गई है पूरा का पूरा, ठीक है। उदारीकरण के बारे में आप जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो है बेटा निजीकरण की बात की गई है, उदारीकरण निजीकरण की यहाँ पे बात की गई है। विश्व बाजार में पूंजीकरण का भाग और वैश्वीकरण तीनों की ही बेटा यहाँ पे बात की गई है। उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण तीनों सुधारों की यहाँ पे जो है बेटा बात की गई है। इन आर्थिक सुधारों की यदि कोई सीमाएं हैं तो उनकी चर्चा कीजिए। तीनों की दो दो तीन तीन सीमाएं जो हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको दे रखे हैं उससे आपको समझना है यहाँ उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण किसी की बात चल रही है यहाँ नहीं चल रही है, ठीक है। ये सब यहाँ पे आपको जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण से है बेटा। कहता है शिक्षा के महत्व और उद्देश्य के आधार पर दिए गए चित्र की जो है व्याख्या कीजिए। शिक्षा का क्या महत्व होता है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं उसके बिहाफ पे। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा बुक का, मानव पूंजी निर्माण से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा का महत्व, और यहाँ पे आपको बताना है शिक्षा से हमारे अंदर जो है स्किल आती है, हमें नया नया ज्ञान सीखने के लिए मिलता है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारे को अनुभव होता है, योग्यता के अंदर वृद्धि होती है, कुशलता के अंदर वृद्धि होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। शिक्षा का महत्व और शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए। देखिए शिक्षा से जो है हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इजी क्वेश्चन है ये तो। भौतिक पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने वाली मानव पूंजी निर्माण की भूमिका के आधार पर दिए गए चित्र की जो है व्याख्या कीजिए। देखते हैं क्या दे रखा है नीचे। तो यहाँ पे जो है बेटा आपको एक ये फार्मर दे रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे फार्मर दे रखा है, इसके पास बेटा देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह है, इसकी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पास जो है मेरे जैसा ही ज़मीन है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा क्यों है और इसकी प्रोडक्टिविटी बेटा कम है। देखो इसके पास कम वो है, इसके यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई हम दोनों के पास बराबर की ज़मीन है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी प्रोडक्शन जो है, इसका उत्पादन जो है वो मेरे से ज़्यादा क्यों है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसके पास देखो ट्रैक्टर है, ये अच्छी खाद अच्छे उर्वरक नई नई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इसके पास जो है बेटा गाय भैंस बंधी हुई है, ये पुरानी टेक्निक का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाने वाली मानव पूंजी निर्माण की भूमिका के लिए आधार पर दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली इनोवेशन वगैरह
टेक्नोलॉजी वगैरह की जो है यहाँ पे बात की गई है, उसी चीज़ को यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। मानव पूंजी निर्माण के अंदर है ना एक वो तो वो आपको बताना है कि जब नई नई स्किल, नई नई इनोवेशंस का जब हम यूज़ करते हैं तो इससे जो है भौतिक पूंजी की उत्पादकता वगैरह जो है बढ़ती है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास से क्वेश्चन है, कहता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करते समय सरकार को किन प्रमुख कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे बताया गया, कहता है भारत में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या के कारण दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति जो हैं लगे हुए हैं। भारत में, ये तो छोड़ दीजिए, ये एक पिक्चर दे रखी है, कहता है भारत में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या के कारण दिए गए चित्र की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर बेटा बेसिकली आपको पहले तो प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसा क्यों है भारत के अंदर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोजगार की कमी है, इस वजह से जो है ऐसा होता है। तो पहले प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है वो आपको यहाँ पे बताना है, और इसके क्या रीज़न है, क्योंकि रोज़गार की कमी है तो जिसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग संयुक्त फैमिली वगैरह के अंदर रहते हैं, एक ही खेत के अंदर जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती उससे ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये सब जो है आपको इसके अंदर बताना है, क्योंकि रोज़गार की कमी है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रचंड बेरोजगारी हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कहता है दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण की उपलब्धता का क्या महत्व है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो है बेटा आपको कृषि, कल्याण, रोजगार, यहाँ लिखा हुआ है बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार, ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है। और क्वेश्चन में आपसे ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बेटा ये आपसे पूछ रहा है दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण की उपलब्धता का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताना है कि किसान जो है किसान जो है ऋण की उपलब्धता का मतलब लोन की अवेलेबिलिटी अगर किसानों को जितनी आसानी से बेटा उपलब्ध हो जाएगी तो उससे किसानों को क्या क्या फ़ायदा होगा ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोन की अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आसान नहीं होती, किसानों को लोन जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ये सब आपको जो है इसके अंदर एक्सप्लेन जो है करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका ग्रामीण विकास वाला। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन अभी जो ऊपर दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, अगर आपको उसका आंसर लिखना ना है तो यहाँ से भी इसका आंसर दे रखे हो, यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, सिर्फ इसी का ही दे रखा है और किसी का नहीं दे रखा। ठीक है, जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चन करे हैं उसमें से और किसी का नहीं है। जैसे पहला प्रचंड बेरोजगारी वाला था, तो प्रचंड बेरोजगारी जो है क्या होती है पहले यहाँ पे लिख दिया हमने, प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है और फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रचंड बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, क्यों लोग जो है जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो यहाँ पे इसने यहाँ पे लिख दिया प्रचंड बेरोजगारी वाला। और दूसरा जो है ऋण की उपलब्धता वाला बेटा ये क्वेश्चन है, ऋण की उपलब्धता का महत्व। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो पेपर था, प्रैक्टिस पेपर हमने जो करा, सैम्पल पेपर जो हमने करा, वहाँ पे भी ऋण की उपलब्धता का महत्व आपसे पूछा गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋण की उपलब्धता का महत्व, ये सारे पॉइंट आप यहीं से लर्न करेंगे और ये करके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है ये ऋण की उपलब्धता का महत्व, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ ये दो क्वेश्चनों के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं और कोई से भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में जितने भी आपको कराए हैं उसका किसी का भी आंसर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी का ही लिखा हुआ है क्योंकि थोड़े टफ है। ठीक है जी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे पॉइंट, तो यहाँ से आप इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। रोजगार वाले चैप्टर की बात करते हैं भाई। रोजगार वाले चैप्टर में कहता है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और रोजगार के प्रकार की पहचान करें, साथ ही उस क्षेत्र की पहचान करें जिससे वह संबंधित है। तो देख लेते हैं जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बेटा निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और रोजगार के प्रकार की जो है रोजगार के प्रकार की पहचान करें, साथ ही उस क्षेत्र की पहचान करें। देखो ये तो अनौपचारिक क्षेत्र है, सबसे पहली बात तो अनौपचारिक क्षेत्र वगैरह ये क्या होता है ये आप इसको जो है बेटा बता देंगे, और ये किस टाइप का रोज़गार है वो आप जो है इसको यहाँ पे बता देंगे। मेरे ख्याल से जो है ये भाड़े के मज़दूर हैं मेरे ख्याल से, उसके दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ये, उस टाइप का मुझे जो है ये पिक्चर लग रही है। नीचे एक बारी देखते हैं कुछ आंसर वगैरह दे रखा है क्या, देख मिनट नीचे देखते हैं।
अ, ये तो नहीं है, नहीं, इसका आंसर नहीं दे रखा है बेटा, सिर्फ उसी का ही आंसर दे रखा था। तो यहाँ पे पहले पहले तो उस क्षेत्र का पहचान करें जिससे वह संबंधित है। अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और रोजगार के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये जो है बेटा भाड़े के मजदूर हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। और तो मुझे ऐसा कुछ इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ आपको समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। रोजगार का प्रकार, ये बंदा है रोड़ी, अच्छा मलबा वगैरह, अच्छा ये जो है, हाँ ये भाड़े के मजदूरी हैं बेटा। ये है जैसे बिल्डिंग वगैरह जो बनती है ना, ये वो है। बिल्डिंग वगैरह जो बनती है पीछे रोड़ी पत्थर वगैरह रखा हुआ है, सीमेंट वगैरह, और ये तसले में जो है मलबा वगैरह जो भी बनता है उसको उठा के लेके जा रही है लेडी। तो ये यहाँ पे आपको बताना है, ये ठीक है, ये सब आएगा, वो ये ठीक है। ये निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और लिंग के अनुसार रोजगार पैटर्न का विश्लेषण करें और इसका कारण भी बताइए। बेटा ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए, पुरुष श्रमिक महिला श्रमिक दे रखा है दोनों पैटर्न। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, तीनों कलर लिखे हुए हैं कि नियमित मजदूर इसको डिपिक्ट कर रहा है, अनियमित मजदूर ये सेल्फ हेल्प खुद के काम वाले कितने हैं। देखो 51% लोग पुरुष में अपना काम करते हैं, जबकि 55% महिलाएं। तो महिलाओं का प्रतिशत स्वनियोजितों में ज़्यादा है, ठीक है। नियमित वेतनभोगी 18 हैं, यहाँ पे 8 हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत यहाँ पे ज़्यादा है। और अनियमित के अंदर 31 यहाँ पे है, यहाँ 37 है, यहाँ महिलाओं का ज़्यादा है। तीनों परसेंटेज आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर आनी चाहिए। और ऐसा क्यों है उसका रीज़न भी आपको जो है लिखना है कि महिलाएं का खुद का काम ज़्यादा है, पुरुषों का कम है, ये उसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि महिलाएं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, घर पे रहकर अपना अपना खुद का काम करना करती हैं। पुरुष जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नियमित के अंदर, ऐसे ही अनियमित के अंदर परसेंटेज का कंपैरिजन भी करना है। और ये भी बताना है कि ज़्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है। पुरुषों की ज़्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है, उसका रीज़न भी आपको जो है बेटा यहाँ पे लिखना है, तो ही आपको आंसर नंबर मिलेंगे। कारण जहाँ पे लिखा हो तो आपको रीज़न जो है वहाँ पे ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। उसके बाद जो है भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण और सतत विकास पे देख लेते हैं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इमेज बेस। तो यहाँ पे ये दे रखा है, पर्यावरण संकट उत्पन्न करने वाले कारकों के आधार पर दिए गए चित्र की जो है व्याख्या कीजिए। पर्यावरण संकट के यहाँ पे जो है बेटा पर्यावरण संकट उत्पन्न करने वाले कारकों के आधार पर दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। चलो देखते हैं इसका आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा। और यहाँ पे दिखा हुआ है, दिए गए चित्र की व्याख्या करें कि ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है और आगे का रास्ता क्या है। चलो देखते हैं कि इसका आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा। पहले देखिए, इसका भी दे रखा है बेटा, चित्र आधारित प्रश्न। पहला जो है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला का जो क्वेश्चन है बेटा चित्र वाला, इसका आंसर दे रखा है। किसी किसी के चित्र के आंसर दे रखे हैं, किसी किसी के नहीं दे रखे। पर्यावरण संकट किसी भी ऐसी घटना को संदर्भित करता है जो पर्यावरण की स्वयं उपचार के ये सारा आप लिख देंगे। ऊपर का चित्र सूखे के मामले को दिखाता है जिसमें भूमि पर दरारें और मिट्टी का अनुपयोगिता को जो है बताता है, और ऐसा क्यों होता है उसके क्या कारण है ये इसने यहाँ पे जो है लिख दिया है बेटा। देखो पहली वाली चित्र थी आपका, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है बेटा, पूरा ज़मीन जो है सूखी पड़ गई है, दरारें आ चुकी हैं पूरी, सूखे के बारे में यहाँ पे जो है बेटा आपको बताना है। और दूसरे वाले डायग्राम में एक बल्ब वगैरह दे रखा है, ठीक है। और पीछे देखोगे वो भी है, क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सारे दे रखे हैं। तो इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए इसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो जिसकी दे रखी है, जिसकी दे रखी है वो मुझे पता है। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थर्मल पावर वगैरह, ग्रीन हाउस वगैरह, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रॉपर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख देना है। और वो बल्ब वाला क्वेश्चन जो है वो भी बेटा एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा भारत पाकिस्तान वाले चैप्टर के अंदर। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आया था, पिछले साल ही आया था, ठीक है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा।
चित्र 1 में चीन, भारत और पाकिस्तान के जीडीपी की तुलना करनी है। यहाँ पे 3 दे रखे हैं, कौन सा पाकिस्तान का है, कौन सा इंडिया का है और कौन सा चाइना का है, तीनों यहाँ पे बता रखे हैं। तो उपरोक्त के आधार पर तीनों देशों के प्रतिशत जीडीपी विकास दर की तुलना कीजिए और इसके कारण बताइए कि जैसे सबसे ऊंचा जो है बेटा वो चीन की है, फिर भारत की है और फिर पाकिस्तान की है। ठीक है, तो हमें बताना है तीनों का, हमें बताना है तीनों का, ये अलग है। हमें तीनों का बताना है कि चीन की जीडीपी की विकास दर इतनी ज़्यादा, चीन की ज़्यादा है, भारत की उससे कम है, पाकिस्तान की उससे भी ज़्यादा कम है। पहले तीनों की तुलना करनी है और फिर उसका रीज़न भी बताना है कि चीन की इतनी ज़्यादा क्यों है भारत से और भारत की ज़्यादा क्यों है पाकिस्तान से। तीनों के जो है आपको रीज़न बताने हैं। ठीक है, चीन ने एलपीजी को, आर्थिक सुधार को हमसे पहले अडॉप्ट कर लिया था और चीन का जो इनोवेशन वगैरह है, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इन दोनों देशों के कंपैरिजन में जो है बेटा वो कहीं ज़्यादा बेटर हैं, अच्छी हैं, जिसकी वजह से चीन की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कहीं ज़्यादा है इन दोनों देशों के कंपैरिजन में। ठीक है, बेसिकली चीन की सक्सेस का राज पूछ रहा है आपसे कि आखिर चीन की जीडीपी इतनी ज़्यादा क्यों है। इसी तरीके से कि ये टेबल दे रखी है भारत की और चीन की और कहता है कि इनकी जो है यहाँ पे जीडीपी के मामले में दे रखा है भारत चीन और रोज़गार के मामले में दे रखा है। तो इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र चीन और भारत के लिए विकास का मुख्य चालक है? तो देखिए बेटा, कृषि क्षेत्र में चीन के कितने प्रतिशत लोग हैं? इतने। भारत में कितने? इतने। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे लगे हुए हैं? कौन सा क्षेत्र चीन और भारत के लिए विकास का मुख्य चालक है, मतलब कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं बेटा? और पहले चलो जीडीपी देखिए, जीडीपी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? सेवा क्षेत्र से। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको जो है बेटा पहले का आंसर आपको कहाँ से देना पड़ेगा? जीडीपी का देखिए सबसे ज़्यादा पोर्शन भारत के अंदर इसमें है और सेवा क्षेत्र, पहले का आंसर सेवा क्षेत्र है कि सेवा क्षेत्र से जो है मुख्य चालक है विकास का। ठीक है, और दोनों देशों की क्षेत्रीय संरचना और व्यावसायिक संरचना की तुलना और अंतर करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों देशों की क्षेत्रीय संरचना और व्यावसायिक संरचना, मतलब कितने लोग कहाँ का काम करते हैं, इसको कहते हैं ये। जैसे कृषि में 27% लोग चीन में हैं, भारत में 47% लोग काम कर रहे हैं, द्वितीय में इतना, तृतीयक में इतना। तो आपकी एक्सप्लेनेशन में ये डेटा जो है बेटा आना चाहिए, ये डेटा आपका आना चाहिए सेम ऐसे ही ऊपर वाला। इसने यहाँ पे दे दिया पहले क्वेश्चन का सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है और ये दोनों दूसरे का आंसर में क्या लिखना है? दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पर चर्चा करें। तो यहाँ पे बेटा आपको दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। परसेंटेज जरूर आनी चाहिए, परसेंटेज जरूर आनी चाहिए और परसेंटेज ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन में परसेंटेज नहीं आ रही है, आपको 0 नंबर जो हैं वो मिलेंगे। तो परसेंटेज जो है मेरे भाई वो तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई आपका, ये हो गया मेरे भाई आपका कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था और कंप्लीट आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी बेटा आपके पिक्चर वाले क्वेश्चन थे, जितने भी पिक्चर वाले क्वेश्चन थे, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे कैसे करते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसी से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइएगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है चित्र वाले की उसको अच्छे से करिए। ऋण की उपलब्धता वगैरह इसका महत्व कई बार एग्जाम में आ रहा है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास फिजिकली नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ाना इस चैनल पर जो है आती रहती है। तो मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।